हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा रिवीजन कर देते हैं जो कल हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था 1935 के पूर्व की घटनाएं इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते हैं। यानी 1935 के अधिनियम से जो भी पूर्व की घटनाएं हुई थी जो राजनीति से संबंधित हैं, ठीक है। तो सबसे पहली घटना हमने पढ़ी थी 1919 का जो एक्ट था, उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में एक साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। इसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण, यानी एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल जी नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्या की गई? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत के लिए अधिराज्य की मांग की गई। तीसरा पॉइंट 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। क्या की थी? 14 सूत्री मांग, जो आगे जाकर पाकिस्तान की स्थापना का आधार बने। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें दो निर्णय लिए गए थे। पहला था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। कांग्रेस का उद्देश्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। और दूसरा था 26 जनवरी को, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। और पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ये बात। नेक्स्ट बात है, पांचवी बात, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। एकमात्र ये गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, मार्च 1931 की बात चल रही है। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। देन 1931 की बात है, कराची अधिवेशन। 1931 की बात है, कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की। क्या की थी? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ये 1931 की बात है। अब 1931 का जो ये गोलमेज सम्मेलन था, ये असफल रहा, क्योंकि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रैमजे मैकडोनल्ड है, क्या है? रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड, क्या है? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। यानी कम्युनल अवार्ड क्या था? इसके तहत दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, या इसका इंग्लिश में नाम है कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाए। ठीक है, अब इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने, और बाद में 24, इसकी डेट है 16 अगस्त 1932। इसके बाद 24 सितंबर 1932 को
महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट क्या होता? पूना समझौता हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर किसकी व्यवस्था की गई? आरक्षण की व्यवस्था की गई, और यही आरक्षण वर्तमान आरक्षण का आधार है। तो ये थोड़ा बहुत रिवीजन था। अब अपन पढ़ते हैं 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति की दृष्टि से और भारत की स्वतंत्रता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अपन पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या है? इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो स्वयं की नहीं थी तो वही किसकी प्रस्तावना शामिल की? स्वयं किसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसकी जो प्रस्तावना थी 1919 की प्रस्तावना से ही शामिल की गई प्रस्तावना, यानी जो इसकी जो प्रस्तावना थी 1919 की प्रस्तावना को इसमें स्वीकार किया गया, यानी 1919 की जो प्रस्तावना थी इसमें स्वीकार की गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो क्या था? उत्तरदायी शासन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1919 अधिनियम में उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया था, तो इसका ध्यान रखना। यानी इसकी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, 1919 की प्रस्तावना को इसमें स्वीकार किया गया था और इसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल भारतीय इंडिया फेडरेशन यानी संघ, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, अभी ये स्थापना करने का दायित्व किसका था? ये देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था। यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था। ठीक है, देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने पर इसकी स्थापना नहीं हो पाई। ठीक है, देशी रियासतों ने विरोध करने पर इसकी स्थापना नहीं हो पाई। ठीक है, और इस विरोध को, देशी रियासतों के विरोध को क्या कहता है? भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इसके तहत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। महत्वपूर्ण बात है, विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्र व राज्यों के बीच क्या किया गया? विषयों का बंटवारा किया गया। इसके तहत विषयों का बंटवारा किया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ है। पहली है संघ सूची, जिसको अपन केंद्र सूची कहते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची या प्रांतीय सूची, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ है। ठीक है, इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया। अब कार्यों का बंटवारा किया गया तो संघ सूची में जो विषय थे, कब की बात करें? 1935 अधिनियम की बात करें तो 59 विषय थे, और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये ध्यान रखना, 59, 54 और 36 विषय। ये 1935 भारत शासन अधिनियम की ये 3 बातें। अब इसके बाद में और क्या इसमें? अब इसमें क्या है? जो सूचियाँ है, अब इस सूची में क्या है? अपशिष्ट विषय भी होंगे, यानी ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? गवर्नर जनरल को। ठीक है, जिस पर
कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? गवर्नर जनरल। अब मैं यहाँ पे जो शब्द यूज ले रहा हूँ, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्यों ले रहे हैं कि अपने ये देखो, ये अपन भारत की बात करते हैं, सपोज ये भारत है। अब देखो भारत क्या है, दो भारत है। ये एक तो इधर वाला जैसे मुंबई वगैरह है, मुंबई है, बंगाल है, ठीक है, बंगाल है, मद्रास है, मैसूर है और कर्नाटक वगैरह, ठीक है। और इधर ये राजस्थान है, गुजरात, ठीक है, ये कश्मीर और ये जैसलमेर, राजपूताना वगैरह, ये वाला पार्ट है। अब देखो इसमें अपन जो भी ये वाला भारत, इस वाले भारत को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश भारत। क्या कहा जाता था पहले? ब्रिटिश भारत। इसको क्या कहा जाता था पहले? ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और इसको कहा जाता था देसी रियासतों वाला भारत। क्या कहा जाता था? देसी रियासतों वाला भारत, ठीक है, देसी रियासतों वाला भारत, यानी जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे, ठीक है, देसी रियासतों वाला भारत। और ये ब्रिटिश भारत, ठीक है। ये जो व्यवस्था थी ये कब थी? 1833 के पहले का भारत था। अब इसके बाद में जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, पूरे भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, यानी अपन कह सकते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। तो इस समय जो भी नियुक्त किया जाता था उसको क्या कहते थे? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाता? जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वह क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। बल्कि इन रियासतों में वही गवर्नर जनरल क्या कहलाता था? उसको कहते थे वाइसराय। ये ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी राजस्थान वगैरह में जो भी देसी रियासतों में था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और बाकी जो भारत था देसी रियासतों के अलावा उसको वहाँ पे क्या कहा जाता था? वाइसराय। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया ताकि क्या जो गवर्नर जनरल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी तीनों सूची अपन पढ़ रहे थे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें जो भी अवशिष्ट विषय थे, 4th पॉइंट चल रहा था, अवशिष्ट विषय, ठीक है। तो जो भी अवशिष्ट विषय थे उस पर कानून बनाने का अधिकार, यानी अवशिष्ट विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं थे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, ये था केंद्रीय स्तर पर। और राज्य स्तर पर आपके स्टेट पीएससी, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग इसको कहते थे फेडरल सर्विस, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो पहले 1926 में क्या था? किसका निर्माण किया था? CPSC, सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद में 6वां पॉइंट क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, इसके तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, कभी ये हिंदी में भी आ जाता है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, ये जो संघीय न्यायालय ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि जो इसके विरुद्ध जो कार्रवाई अपन कर सकते थे कहाँ पे कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल, यानी लंदन के प्रिवी काउंसिल
में, लंदन के प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपन क्या कर सकते, कार्रवाई कर सकते थे। ठीक है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपन यहाँ पे अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल। तो ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसका ध्यान रखना। अब जो दिल्ली का जो संघीय न्यायालय था, इसका ढांचा क्या था, इसमें 1+2 मेंबर थे। 1+2 यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1+3। ठीक है, पहले वाला में भी क्या था, 1+3 था, और यहाँ पे भी क्या है, 1+2 इसमें। अब 1+2, एक कौन होगा, मॉरिस गवैर। क्या नाम था, मॉरिस गवैर। मॉरिस गवैर क्या था, इस फेडरल कोर्ट का क्या था, अध्यक्ष। ये बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यानी प्रथम अध्यक्ष या कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या है, मुख्य न्यायाधीश। फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गवैर। और 2 अन्य सदस्य कौन थे, 2 अन्य सदस्य थे अपने पास, मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। और तीसरे सदस्य थे M.R. जयंकर। ठीक है, M.R. जयंकर लिखा है किताबों में, इसका ध्यान रखना। तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने था, इसके विरुद्ध अपन अपील कर, इसके निर्णय के विरुद्ध अपन प्रिवी काउंसिल नदल में अपील कर सकते थे। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 3 सदस्य थे। प्रथम था मॉरिस गवैर, दूसरा था मोहम्मद सुलेमान, और तीसरा था M.R. जयकर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है MSJ। ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी होता है MSD, तो इस ध्यान MSJ। M का मतलब मॉरिस, ठीक है, और S का मतलब सुलेमान, और J का मतलब जयकर। तो MSJ आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ये होगी आपके 6 बातें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसकी स्थापना की गई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, देखो, भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI नहीं, भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े बैंक, यानी कह सकते हैं इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, RBI की जो स्थापना की गई वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है, 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, क्या पॉइंट है, निर्देशों के उपकरण का उल्लेख किया गया, जो कि वर्तमान संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जो वर्तमान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, यानी इसमें निर्देशों के उपकरण का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी इसको कहते हैं DPSC, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट काउंसिल। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसकी एक और विशेषता थी, इसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो दोहरा शासन था, यानी द्वैध शासन, उसको समाप्त करते कहाँ कर दिया था, केंद्र में स्थापित कर दिया। यानी जो प्रांतों में दोहरा शासन चल रहा था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया। अर्थात गवर्नर जनरल के कार्य को आरक्षित व हस्तांतरित विषय के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। ये हो गया आपके 9। नेक्स्ट 10वीं बात, दसवीं बात क्या है, इसके द्वारा रेल के किराए व माल भाड़े के संदर्भ में सुनवाई करने हेतु रेलवे रेट अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, देखो नाम क्या है, रेलवे रेट, यानी रेलवे के
किराए व माल भाड़े के संदर्भ में सुनवाई करने के लिए रेलवे रेट अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है 11 पॉइंट, इसके द्वारा ब्रह्मा को, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ब्रह्मा को किससे कर दिया? अलग कर दिया, भारत से अलग कर दिया। तथा बिहार व उड़ीसा को बंगाल से और सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके तहत रेलवे रेट अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया और बर्मा को भारत से अलग कर दिया, बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है 12 पॉइंट। ठीक है, 12 पॉइंट, अब यही तो अपने पास 11 बिंदु थे, ये 1935 अधिनियम के बारे में मुख्य बात थी। अब 1935 अधिनियम के बारे में लोगों ने क्या कहा? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस अधिनियम को, किस अधिनियम को? 1935 के अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार का, क्या कहा है? दास्ता का अधिकार, ये बात ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार कहा। ठीक है, और इस अधिनियम को और क्या नाम दिया है? इस अधिनियम को कहा है कि ये इंजन रहित एक गाड़ी है, ठीक है, जिस पर अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इसके बारे में और किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला तथा अस्वीकृति के योग्य बतलाया। ठीक है, अस्वीकृति के योग्य और पूर्णतः सड़ा गला बतलाया है। और लास्ट इसमें पॉइंट है, केवी कीथ, नाम सुना होगा, केवी कीथ कौन है? केवी कीथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिस पुस्तक का नाम बताया तो मैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, इस बुक के राइटर है केवी कीथ। ठीक है, बहुत बढ़िया इतिहासकार हैं। ठीक है, इतिहासकार थे। भारत का संवैधानिक इतिहास केवी कीथ की पुस्तक है। इन्होंने लिखा, ठीक है, कि भारतीयों को यह लगा, क्या कहा स्टेटमेंट, कि भारतीयों को यह लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। भारतीयों को लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, परंतु इंग्लैंड वासियों को ने ये महसूस किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। भारत का संवैधानिक इतिहास बुक है केवी कीथ की, जिन्होंने इसमें स्टेटमेंट कहा था कि भारतीयों को लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया और इंग्लैंड वासियों ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। ठीक है, तो ये थी 1935 के अधिनियम की मुख्य बातें। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने पास कौन सा रह गया है? 1947 का अधिनियम। ठीक है, इसके तहत कल अपन भारत को आज़ाद करा लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे
अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।